अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि बुनियादी ढांचा कोष में संशोधन को मंजूरी दी। श्री परषोत्तम रुपाला ने केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। सुश्री शोभा कर्दनलाजे ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस साल 11.82% अधिक गेहूं की खरीद की गई। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की केंद्र क्षेत्र योजना में संशोधन किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इन संशोधनों को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद मंडियों को मजबूती मिलने की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये रिपोर्ट। पिछले साल वित्त मंत्री ने कृषि जगत के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की थी। बाद में इसे एपीएमसी यानी मंडियों से भी जोड़ने का वादा किया गया। गुरुवार को हुए मंत्री परिषद की बैठक में इस वादे पर मोहर लगा दी गई। बैठक में कृषि अवसंरचना कोष से संबंधित कुल 5 संशोधन किए गए, जो एपीएमसी के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचे विकसित करने की दिशा में इस फंड के इस्तेमाल से जुड़े हैं। नारियल बोर्ड अभी तक भारत के भीतर बोर्ड की गतिविधि हो, नारियल की खेती हो, इस दृष्टि से काम कर सकता था, विचार कर सकता था, योजना कर सकता था, उसे क्रियान्वित करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन अब नारियल की खेती और नारियल के किसान को और लाभ हो, इस दृष्टि से वह भारत के बाहर भी गतिविधि की आवश्यकता है, तो बोर्ड उस पर विचार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। इन संशोधनों के बाद राज्य एजेंसियां या एपीएमसी, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघ, किसान उत्पादक संगठनों के परिसंघ और स्वयं सहायता समूहों के परिसंघ भी कृषि अवसंरचना कोष का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सद प्रयत्न किया है, और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा। और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से, किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे।
संशोधनों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या परिसंघ या इकाई एक स्थान पर कोई परियोजना स्थापित करना चाहता है तो वो 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज में 3% की छूट का हकदार है। संशोधनों के बाद किसी भी पात्र इकाई को एक से अधिक परियोजनाएं लगाने की छूट मिल गई है और सभी परियोजनाओं पर इकाई को 2-2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता मिल सकेगी। निजी क्षेत्र की कोई भी एक इकाई अधिकतम 25 परियोजनाएं स्थापित कर सकती है, लेकिन हर परियोजना अलग अलग स्थानों पर होना जरूरी है। 25 परियोजनाओं की ये सीमा राज्य की एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, एफपीओ के परिसंघों और स्वयं सहायता समूहों के महासंघों पर लागू नहीं होगी। स्थान का मतलब एक गांव या शहर की सीमा होगी जिसमें एक अलग एलजीडी यानी स्थानीय सरकारी निर्देशिका कोड होगा। ऐसी हर परियोजना एक अलग एलजीडी कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए। इसके अलावा एपीएमसी के लिए एक ही बाजार यार्ड के भीतर अलग अलग बुनियादी ढांचे की हर परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। बुनियादी ढांचे यानी परियोजना का मतलब कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और परख इकाइयां या फिर साइलो हैं। राज्य सरकार और राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव की फेडरेशंस हैं या स्व सहायता समूह के फेडरेशन हैं, वो भी इसकी पात्रता की सूची में आज के निर्णय के बाद आ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें ये प्रावधान किया था कि कोई व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, एफपीओ या एग्री स्टार्टअप, किसानों का समूह, ये सब लोग अगर आएंगे तो एक संरचना बनाएंगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जिस पर सरकार की गारंटी होगी और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट होगी। स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात को जानते हैं, कई बार व्यक्ति भी इतना क्षमतावान हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट वो कर सके। संस्थाओं की क्षमताएं तो निश्चित रूप से और भी होती हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 25 होगी और ये परियोजनाएं अलग अलग गांव क्षेत्र में करना पड़ेगी। वो एक स्थान पर 10 परियोजनाएं नहीं कर सकता। तो अगर वो 25 तक भी परियोजनाएं करता है तो हर परियोजना को अलग अलग 2 करोड़ रुपए तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं या राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव्स हैं, फेडरेशंस हैं, ये लोग पर यह बंदिश लागू नहीं होगी। वो 25 से अधिक भी, लेकिन विकेंद्रीय रूप से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट मानकर उनको छूट देने की पात्रता निश्चित रूप से रहेगी। लाभार्थियों को जोड़ने या हटाने के संबंध में जरूरी परिवर्तन करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री को शक्ति प्रदान की गई है ताकि योजना की मूल भावना में परिवर्तन ना हो। वित्तीय सुविधा की अवधि 6 वर्ष कर दी गई है। 6 वर्ष की अवधि का ये प्रावधान 2025-26 तक के लिए है। अभी तक ये अवधि 4 वर्ष की थी, जबकि 2032-33 तक इस योजना की कुल अवधि 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। इस योजना में संशोधनों से निवेश जुटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुँचे। मंडी के मामले में ये भी निर्णय किया है कि मंडी का जो परिक्षेत्र है, मतलब एक मंडी का परिसर हो गया, लेकिन कृषि उपज मंडी जिस पूरे कमांड क्षेत्र में काम करती है, उस कमांड क्षेत्र में अगर वो एक से अधिक परियोजनाएं बनाएगी अपने किसानों के लिए, तो उसको भी इस प्रकार की पात्रता रहेगी। इस दृष्टि से आज के ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस योजना की हम लोगों ने अवधि बढ़ाने के लिए भी निर्णय किया है
मैं समझता हूँ इस निर्णय से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और आज इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है। और विशेष रूप से जो बात कही जाती थी कि एपीएमसी ख़त्म हो जाएंगी, एपीएमसी ख़त्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेगी। श्री परषोत्तम रुपाला ने केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर एल मुरुगन ने मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। श्री परषोत्तम रुपाला ने केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने श्री रुपाला का स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया। डॉक्टर एल मुरुगन ने भी मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद श्री रुपाला ने मीडिया से बातचीत की एवं लक्ष्यबद्ध तरीके से मंत्रालय के कुशल कार्य संचालन का आश्वासन भी दिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री रुपाला ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की। इस अवसर पर मंत्रालय के सचिव, अपर सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में प्रमुख रूप से धान, गेहूं और मक्का की खेती होती है। परवाहा क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती और पशुपालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहीं की एक महिला किसान हैं, गीता देवी, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परवाहा गांव की रहने वाली गीता देवी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं।
गीता के पास पैतृक जमीन 0.8 एकड़ है, जिस पर वो साल भर खेती करती थी, लेकिन उन्हें अनाज का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने खेती के साथ पशुपालन भी अपनाया, फिर भी इनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वर्ष 2015 में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा से प्रशिक्षण लिया और उत्पादन को बढ़ाया। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ऊसर भूमि का सुधार किया। ऊसर सुधार के लिए ये धान के पुआल को जलाती नहीं है। इसके प्रबंधन के लिए धान की कटाई ऊपर से करती हैं और धान के पुआल को गेहूं की बुआई के बाद पूरे खेत में बिछा देती हैं, जिससे गेहूं का जमाव अच्छा होता है और पानी की भी बचत होती है। पुआल के प्रबंधन के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मैं अथपर धान काटती हूँ, पुआल को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बाद में हम गेहूँ बोने के बाद पुआल को खेत में फैला देती हूँ, जिससे मेरी खेत की नमी रहे और बीज भी अच्छा जमे और इसमें खरपतवार भी नहीं होता है। गीता देवी की जमीन कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा के बगल में ही है, इसलिए गीता देवी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के निरंतर संपर्क में रहती हैं। गीता देवी वैज्ञानिकों के सहयोग से धान की ऊसर प्रजाति CSR 36 का बीज उत्पादन कर रही हैं। ये 8 क्विंटल बीज उत्पादन कर 30 से 35 हजार रुपए अतिरिक्त आमदनी कमा रही हैं। इनके पति राजेंद्र पाल इनको कृषि कार्यों में पूरा सहयोग कर रहे हैं। CSR 36 का बीज हम धान लगाती हूँ, उसमें जो सूखे खेत में या गीले में धान हो जाता है और हमें उसमें धान में मुनाफा भी होती है। खेती के अलावा गीता देवी ने पशुपालन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। पशुओं का दूध ये शहर में बेच रही हैं, जिसके दाम इन्हें अच्छे मिल रहे हैं। गीता आज पशुपालन से 60,000 तथा बीज और फसल उत्पादन से 75,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। मेरे पास 3 भैंसें हैं, एक गाय है। ये मुर्री टाइप नस्ल की अच्छी नस्ल की भैंसें हैं, मुर्री टाइप की, और वे दूध भी देती हैं जो 30-35 लीटर दूध हो जाता है। वो हम बाज़ार में बेचती हूँ। मेरे पास बकरी बर्बरी नस्ल की बकरी हैं। गीता देवी द्वारा पशुपालन करने के कारण उन्हें जैविक खाद भी प्राप्त हो रही है। जैविक खाद का प्रयोग वह ऊसर भूमि में करके उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा रही हैं। उन्हें फसल उत्पादन भी गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो रहा है और वे रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से भी फसलों को बचा रही हैं। गीता देवी ने पशुपालन और खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है। दूध बेचकर मैंने प्लाट भी लिए, मकान भी बनवाया और मैंने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद और मैंने खेती भी खरीदी। उस समय 4 बीघा मेरे पास ज़मीन थी, अब इस समय 4 एकड़ ज़मीन मैंने खरीद ली है। परिवार और बच्चों के साथ आज गीता खुशहाल जीवन बिता रही हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी ओर मानसून भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पशुपालन के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्या कुछ खास है इस एडवाइजरी में, आइए जानते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है, इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे।
जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखे। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नांद को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करे। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस साल 11.82% अधिक गेहूं की खरीद की गई। अब तक लगभग 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 387.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। आइए इसी से संबंधित जानकारी के लिए दिखाएं आपको एक रिपोर्ट। गेहूं की खरीद का कार्य वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए इसकी खरीद वाले अधिकतर राज्यों में पूरा हो चुका है। अब तक 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 387.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। लगभग 49.16 लाख किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुई खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 85,581.02 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 7 जुलाई 2021 तक 865.22 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 127.67 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,63,353.78 करोड़ रुपए का भुगतान करके खरीद कार्य से लाभान्वित किया जा चुका है। खरीफ 2020-21 और रबी 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के तहत 7 जुलाई 2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 9,84,202.49 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इसी तरह से फसल सत्र 2020-21 के दौरान 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इसके लिए 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको, सुश्री शोभा कर्दनलाजे ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। मुझे ऐसा एक मंत्रालय में अभी दायित्व मिला है, हमारे लीडर्स ने ऐसा दायित्व दिया है
मैं एक छोटी सी पहाड़ी का गांव से आने वाली हूँ। गांव का लड़की हूँ, किसान का बेटी हूँ। मुझे भी ऐसा इलाका में काम करने के लिए बहुत अच्छा लग रही है। मेरा सौभाग्य का बात है, मुझे ऐसा मंत्रालय में चुना। कल 2 निर्णय वो है कैबिनेट में लिया है। हमारा सीनियर मिनिस्टर तोमर साहब का नेतृत्व में, मोदी जी का नेतृत्व में, इसी से किसानों को बहुत फायदा हो जाएगा। अभी स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज का, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को, एपीएम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लोन मिलता था। अभी उसका विस्तार किया है। पहले इसको 2 करोड़ का लोन मिलता था। अभी फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटीज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को 25 विषय में वो लोन ले सकते हैं, विकास कर सकते हैं। एपीएमसी में भी पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो लोन उपयोग हो जाएगा। इसलिए कल का वो निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। एपीएमसी का विषय में स्पेशली फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का विषय में, एसएचजी ग्रुप का विषय में वो बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। किसानों का आगे बढ़ाने के लिए वो भविष्य में अच्छा हो जाएगा। दूसरे निर्णय है, मेरा क्षेत्र से डायरेक्ट जुड़ा है। नारियल बोर्ड का विषय में निर्णय लिया है। खेती ज़्यादा से ज़्यादा महिला ही करती है। हम किसी क्षेत्र में गए, किसी राज्य में गए, ज़्यादा खेती में हम देखते हैं महिला लोगों। इसीलिए महिला को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर का मन में है। कुछ इसको सोचना है। अभी भी पीएम सोच रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत कुछ किया है। इसी में एक है, हम जैसे गांव से आने वाले महिलाओं को भी केंद्र में एक स्थान मिला, एक मंत्री मिला। वो भी किसान विकास का मंत्री मिला। वो एक मैसेज है। इसलिए मैं रियली प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ। पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट में 11 महिला मंत्री है। इसी में फाइनेंस मिनिस्टर भी महिला है। वो एक मैसेज है। हम पूरा ऐसे विषय को नीचे तक लेके जाएंगे। हर महिला को हम बताएंगे प्रधानमंत्री महिला का साथ है, महिला को मदद देने वाले हैं, महिला को विकास करने वाले हैं। हर विषय में महिला का बारे में वो सोच रहे हैं। महिला का रक्षा का बारे में, महिला का विकास के बारे में, महिला का फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के बारे में, आर्थिक विषय में भी वो कुछ कर सकते, ऐसे करने वाले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के साथ पूरा महिला का आशीर्वाद है। साउथ इंडिया में हमारा सरकार का क्या विषय है, तो विकास है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए, क्योंकि लेके अंदर तक लेके जाना चाहिए, नीचे तक को जाना चाहिए, क्योंकि भाषा का समस्या बहुत ज़्यादा है। इधर हम क्या बोलते हैं वो तमिलनाडु को तो मालूम ही नहीं होता है। कर्नाटका का किसान को भाषा कुछ को नहीं आता है, उसको नहीं पहुंचता है। इसीलिए बहुत गलत मैसेज विरोध पक्ष में डाल रहे हैं। इसलिए मेरा जिम्मेदारी है हर भाषा में, कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, हमारा सरकार का विकास का कार्यक्रम को उधर तक लेके जाना मैं सोच रही हूँ। वही भाषा में करने का काम करेंगी, ऐसे मैं सोच रही हूँ।
इसी के साथ आज के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। बता दें आपको, हमारा ये कार्यक्रम आप किसी भी समय देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल के जरिए। करना क्या है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और अपने मोबाइल फोन पर ही किसी भी समय आप देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।